अस्सलाम वालेकुम। आई एम अकाउंट एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो स्पेसिफिकली जो टैक्स बेनिफिट्स अनाउंस किए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज देने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसी से रेलिवेंट है। और ऑलमोस्ट सारी चेंजेस जो टैक्स लॉ में की गई हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है। कोविड-19 जो पेंडेमिक है, एक वबा पूरे दुनिया में इस वक्त फैली हुई है। तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए इसमें डिफरेंट रिलीफ दिए गए हैं, जिसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। तो उसके लिए इस ऑर्डिनेंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट इसमें कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने पे दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम इसकी डेट डिस्कस कर लेंगे कि कब से एप्लीकेबल होगा, तो ये 17 अप्रैल 2020 को से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो जो भी इसमें प्रोविजंस दी गई हैं वो 17 अप्रैल से उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। इसमें कुछ जितनी भी नई चीज़ें जो कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, कुछ टर्म्स नई इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, और लाइक एनी अदर लॉ उसमें काफ़ी उसमें डेफिनेशंस इसमें उन चीज़ों की ऐड की गई हैं। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल हम उन डेफिनेशंस को डिस्कस नहीं कर रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहला चेंज टैक्स लॉ में किया गया है वो ये है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 29C में थी, उसमें कंस्ट्रक्शन को भी ऐड किया गया है। उस डेफिनेशन में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी ऐड किया गया। उसमें क्या 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 चीज़ें उसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कमिट किया था कि हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, तो उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो डेफिनेशन है टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसमें भी चेंज किया गया। और उसमें एनी पर्सन या अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड एनी अदर सच स्ट्रक्चर, और इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट ऑफ लैंड में, और इसी पर्पज़ के लिए अगर वो कोई मशीनरी इंपोर्ट करता है और इसी एक्टिविटी में यूज़ करता है, तो वो सारी ये चीज़ें भी अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट होंगी। तो इसको भी उस डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड की गई है, एक नया से 100C के बाद 100D एक नया सेक्शन ऐड किया है इसमें इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। अच्छा, उसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई इसकी टैक्सेशन के हवाले से, उसमें बेसिक जो चीज़ है कि एक तो ये ऑप्शन पे है बिल्डर या डेवलपर के, कि अगर तो वो अपनी नॉर्मल टैक्स रेजिम में जिसमें ऑलरेडी वो चल रहा है और पहले से उस पर टैक्सेशन अप्लाई हो रही है, वो उसी तरह चलना चाहे, ही हैव द ऑप्शन। लेकिन अगर वो ऑप्ट करता है कि वो उसकी टैक्सेशन जो है वो अंडर दिस ऑर्डिनेंस की जाए, अंडर दिस सेक्शन और अंडर दिस ऑर्डिनेंस की जाए, तो उसे ये ऑप्शन चूज करना है, तो वो ऑप्ट करेगा। और इस ऑर्डिनेंस में जब वो ऑप्ट कर लेता है कि इसके थ्रू उसकी टैक्सेशन की जाए, तो इसमें जो टैक्सेशन होगी वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस होगी, कि हर प्रोजेक्ट पे जो टैक्सेशन है, जो भी उसमें इनकम, प्रॉफिट और गेन्स हैं, वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे होंगे। अब उसमें जो एलिजिबिलिटी है कि कौन से प्रोजेक्ट इसमें इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स हो सकते हैं, उसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें हैं। एक तो जो नए प्रोजेक्ट हैं जो अप्रैल 17 2020 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो सितंबर 30 2022 से पहले मुकम्मल होंगे। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करने की जो डेट है यहाँ पे 100D में जो हम बात कर रहे हैं वो तो अप्रैल 17, मतलब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की ही सिर्फ बात हो रही है। लेकिन डेफिनेटली और जो क्लॉजेज और आगे जो प्रोविजंस आ रही हैं कि उसमें उसकी स्टार्टिंग डेट और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो दिसंबर 31 2020 से पहले पहले होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम इसको कैटेगराइज करें कि वो एक तो वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो अप्रैल 17 के बाद से लेकर दिसंबर 31 2020 के दरमियान शुरू हो रहे होंगे, ये इसमें टैक्स होंगे, और उनकी भी कंप्लीशन डेट सितंबर 30 2022 होगी। इसके अलावा वो जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से चल रहे हैं, इनकम्प्लीट हैं एज एट अप्रैल 17 2020, वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें लेकिन जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन है अप टू टैक्स ईयर 2019, वो प्रिवेलिंग लॉ के मुताबिक ही होगी। एग्जिस्टिंग जो लॉ पहले से चल रहा है उसके मुताबिक जो नॉर्मल रजीम में उनकी टैक्सेशन जैसे होती है वो उसी तरीके से ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
इसके अलावा इसमें जो कुछ फर्दर चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं कि जो 100D में, कि जो इनकम्स और प्रॉफिट और गेन्स जो ड्राइव होंगे बाय द बिल्डर और अ डेवलपर उसमें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ इसमें है कि ये सेपरेट क्लास, मतलब सेपरेटली हर प्रोजेक्ट जो है इसमें वो टैक्स होगा। तो ये किसी भी और क्लास ऑफ इनकम में ये इनकम ऐड नहीं होगी, बल्कि ये सेपरेटली ट्रीट होगी। और इसके अलावा कोई डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस वो इस पर अलाउड नहीं होगी। जो इनकम होगी उसी के ऊपर जो फिक्स टैक्सेशन है वो पे करना होगा, उसमें से कोई एक्सपेंसेस लेस करके वर्किंग नहीं होगी, एक्सपेंडिचर उस पर अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं उस पर, मतलब जो अमाउंट है इनकम की, प्रॉफिट की या गेन की, वो रिड्यूस नहीं हो सकती बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस और सेट ऑफ लॉसेस, ये दोनों चीज़ें भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई टैक्स क्रेडिट इस पर अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कि 236K में जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है जो परचेजर पे करता है वाइल परचेजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो बिल्डर या डेवलपर वो लैंड परचेज कर रहा है या प्लॉट परचेज कर रहा है फॉर दिस पर्पस, उस पर जो अंडर सेक्शन 236K वो टैक्स पे करेगा, उसका क्रेडिट वो ले सकता है। इसके अलावा इसमें इस सेक्शन के तहत जो टैक्सेशन हो रही होगी उसमें कोई रिफंड नहीं होगा। और जो अगर टैक्स लाइबिलिटी पे करने में फेल हो जाता है बिल्डर या डेवलपर अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो जो रिकवरी की प्रोविजंस है वो सेम रहेंगी एज एग्जिस्टिंग लॉ। और इसके अलावा इसमें जो फर्दर एक चीज़ की गई है कि सेक्शन 113 और 113C जो मिनिमम टैक्स और ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का है, उन दोनों को भी वो भी इस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो इसमें कोई मिनिमम टैक्स भी नहीं होगा और ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं होगा, और जस्ट जो वर्किंग एक फाइनल टैक्स की, उसकी फिक्स टैक्स की होगी, वही उसकी फाइनल लाइबिलिटी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें प्रोविजन एक ऐड की गई है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट बिल्डर या डेवलपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर रहा होगा उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। इसको अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो सेक्शन 111 इससे डील करता है, जो अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स और इनकम के बारे में है, तो उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी इस अमाउंट पे जो इस पर्पस के लिए इन्वेस्ट की जाएगी। लेकिन जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की जा रही है उसके लिए कुछ उसका प्रोसीजर भी डिफाइन किया गया है, और उसमें वो किस तरह से उसमें चीज़ें चल रही होंगी वो इसमें बताया गया है। कि जिस तरह अब उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो बिल्डर और डेवलपर है, जिसमें दो फर्दर कैटेगरीज हैं कि या तो वो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है या वो एक कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर तो वो एज ए इंडिविजुअल वर्कआउट कर रहा है प्रोजेक्ट को और वो इन्वेस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी, तो वो एक नया बैंक अकाउंट ओपन करेगा और उसमें सारे पैसे उसको डिपॉजिट करने होंगे 31 दिसंबर 2020 से पहले। और अगर वो इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ लैंड इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो जो लैंड वो इन्वेस्ट कर रहा है जिसपे वो आगे प्रोजेक्ट चलाना चाह रहा है, तो वो उसका ऑनरशिप टाइटल उसके नाम पर हो एज एट 17 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 को जब ये और अप्लाई हो रहा है, जब से ये ऑर्डिनेंस, उस दिन उसकी ऑनरशिप उस आदमी के नाम होनी चाहिए। और तीसरा उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उसको एक चाहिए। उसमें सर्टिफिकेट कंप्लीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह अगर बिल्डर या डेवलपर एज ए कंपनी काम करना चाहता है या एज ए पार्टनरशिप फर्म काम करना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि जो पैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सारे पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स, वो डिपॉजिट करेंगे कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में बिफोर 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 से पहले वो अपने पैसे उसमें जमा करवाएंगे इन्वेस्टमेंट के। और अगर इन शेप ऑफ मनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू लैंड, तो वो लैंड भी उनको ट्रांसफर करना होगा टू द कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे 31 दिसंबर 2020 से पहले। और इस केस में भी इनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की जरूरत होगी। इसमें जो फर्दर इसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उसकी जो ये बेनिफिट दिया गया है दूसरे नंबर पे, वो है जो फर्स्ट परचेजर ऑफ बिल्डिंग होगा। अब उसमें फर्स्ट परचेजर ऑफ बिल्डिंग से मुराद उसकी ये रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फुल पेमेंट वाया क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट करेगा बिफोर
30 सितंबर 2020 कि कोई भी शख्स जो बिल्डिंग परचेज कर रहा है जो इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट में इस ऑर्डिनेंस के तहत बनी है या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था वो उसने अब बन गई है वो खरीदी है, तो अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो फुल पेमेंट वो थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट करेगा, क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, 30 सितंबर 2022 से पहले। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ है तो उस सूरत में उसकी फुल पेमेंट या पार्शियल पेमेंट वो भी उसको 30 सितंबर 2022 से पहले पहले करनी है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें जो तीसरा केस जिसकी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नहीं की जाएगी वो ये है कि जो शख्स परचेज कर रहा है प्लॉट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, कि उसने प्लॉट परचेज किया और वो उससे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, तो उस पर भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जिस पैसों से प्लॉट खरीदेगा उसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए भी लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो जो प्लॉट है वो परचेज हो बिफोर 31 दिसंबर 2020, उसकी पेमेंट जो हो वो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी, कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 31 दिसंबर 2020 से पहले स्टार्ट हो और कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो 30 सितंबर 2022 से पहले, और वो अपने इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाएगा विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ वो इसको रजिस्टर करवाएगा। तो ये कुछ बेसिक सिनेरियो है कि किन किन केसेस में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और वो तब नहीं पूछा जाएगा कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अगर कोई भी कंडीशन इनमें से स्किप होती है, मिस हो जाती है या नहीं पूरी होती, देन दैट इन्वेस्टमेंट कैन डेफिनेटली बी क्वेश्चन। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की हम बात अगर कर रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए होगी कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी चाहिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट किया। उसमें बिल्डर के केस में जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी होगी वो जो जिसने मैप अप्रूव किया उस प्रोजेक्ट का, या वो ये सर्टिफिकेट देगी या नेस्पाक देगा। और सर्टिफिकेट में क्या चीज़ मेंशन होगी कि ग्रे स्ट्रक्चर हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2022, कि 30 सितंबर 2022 से पहले पहले उस प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी सूरत में अगर डेवलपर है तो डेवलपर के लिए दो तरह के सर्टिफिकेट चाहिए। पहला जो है वो सर्टिफिकेट वो उसी तरीके से एक मैप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक देगा, और उसमें वो दो चीज़ें मेंशन करेगा कि लैंडस्केपिंग जो है वो 30 सितंबर 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी है, और दूसरा ये कि एटलीस्ट 50% रोड्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं अप टू सब ग्रेड लेवल। और दूसरा जो डेवलपर्स के लिए ज़रूरत है सर्टिफिकेट की, वो एक QCR रेटेड CA फर्म इशू करेगी, जिसमें वो ये मेंशन करेगी कि, और वो ये बताएगी, सर्टिफाई करेगी कि कम से कम 50% प्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं फॉर सेल, और 40% सेल प्रोसीड्स जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं, कि वो पैसे अकाउंट में आ चुके हैं बिफोर 30 सितंबर 2022। तो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वैल्यूएशन है लैंड की और बिल्डिंग की वो किस तरह से की जाएगी, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म टैक्स अथॉरिटीज़ ने इस ऑर्डिनेंस में दिया है उसमें दो चीज़ें हैं कि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर, दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा, और उसमें से जो हायर होगी, ज़्यादा होगी वैल्यू, उसकी बेसिस पे आगे टैक्सेशन और सारा प्रोसेस चलेगा। वो दो कौन से कंपैरिजन में वैल्यूज आएंगी, एक जो फेयर मार्केट 130% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, 130% फेयर मार्केट वैल्यू का जो FBR ने ऑलरेडी डिटरमिन की हुई हैं, और इसको कंपेयर किया जाएगा उस के जो बिल्डर है या डेवलपर है वो दो अप्रूव्ड वैल्यूअर से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएगा, उसमें से जो कम होगी वो इसके साथ कंपेयर होगी, और इन दोनों के कंपैरिजन में जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। इसी सेक्शन में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं कि किन केसेस में ये जो बेनिफिट है कि उससे उसकी इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो पैसे हैं उसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वो इन केसेस में अप्लाई नहीं होगी। इफ़ द पर्सन इज, अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है या उसका स्पाउस या उसके डिपेंडेंट्स जो हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या कोई भी कंपनी जिसकी इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जो मतलब
जो पैसे जो उसकी इनकम है वो थ्रू लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन या टेरर फाइनेंसिंग के जरिए से उसने वो अर्न की है, तो वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। इसके अलावा इसमें कुछ मिसलेनियस चेंजेस हैं, उनको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कि डिविडेंड, जो ऐसी कंपनी जो बिल्डर है या डेवलपर है, उसमें जो पार्टनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो जब उनको डिविडेंड देंगे तो उस पर भी जो अप्लाई होता है विद होल्डिंग टैक्स, वो एग्जेम्प्ट होगा, वो उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे और विदाउट टैक्स डिडक्शन उसकी कंप्लीट पेमेंट होगी। इसी के साथ दूसरा चेंज है कि एडवांस टैक्स की डिडक्शन विद होल्डिंग टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू ऑक्शन, इस पे जो रेट एग्जिस्टिंगली 10% था वो रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा फॉर अ पर्सन जो सेल करता है अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, रेजिडेंशियल घर को, कि वो रेजिडेंशियल घर को जब सेल करेगा तो उस पर कैपिटल गेन जो हो वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी पर्सनल अकोमोडेशन में हो, और जो उसका एरिया है वो सेल करना चाह रहा है वो अगर घर की सूरत में है तो 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा ना हो, और फ्लैट की सूरत में 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। ठीक है। और तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि वो बेनिफिट उसने ऑलरेडी अवेल ना किया हो, यानी कि ये घर उसने फर्स्ट टाइम जो सेल कर रहा है वो इसका बेनिफिट ले सकता है। और फर्दर जो इसमें चेंज किया गया है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे और लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जो कि स्पेसिफिकली जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर वो काम कर रहे होंगे विद एहसास प्रोग्राम, तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो फर्दर 90% रिड्यूस कर दी जाएगी। तो उनकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो फर्दर कम हो जाएगी अप टू 90%। तो जस्ट 10% उनको पे करना होगा और वो उनके लिए वो फाइनल लाइबिलिटी कंसिडर होगी। ये कुछ ब्रीफ डिटेल्स थी जो इस ऑर्डिनेंस में टैक्स लॉ में चेंजेस की गई हैं। आप जो फर्दर कुछ इसमें प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो एक 11th स्केड्यूल ऐड किया गया लॉ में, उसमें दी गई हैं, तो उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म दिया गया है कि टैक्स का स्कोप क्या होगा और इसकी वर्किंग किस तरह, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे एरिया बेस्ड फिक्स टैक्सेशन होगी, कि हर प्रोजेक्ट में जो उसका एरिया डिफाइन होगा, डिसाइड होगा, उसके एतबार से इस पे चीज़ें आगे टैक्सेशन इसमें हो रही होगी। और जो एनुअल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो टैक्स लाइबिलिटी एज पर रेट्स जो गिवन है इसमें डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लाइफ, वो हर साल की लाइबिलिटी बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक मकान बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस पर जो नंबर स्क्वायर फीट्स उसके हैं, एरिया है उसका, मल्टीप्लाई बाय रेट, तो जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है अगर वो मिसाल के तौर पे 4 लाख बनती है और प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल है तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए पर एनम उसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी फॉर दैट प्रोजेक्ट। और इसमें जो फर्दर कंडीशन दी गई है कि जो न्यू प्रोजेक्ट ऐड होगा उसकी मैक्सिमम प्रोजेक्ट लाइफ 2.5 साल हो सकती है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इनकम्प्लीट हैं अभी प्रोजेक्ट्स, उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 3 इयर्स कंसिडर होगी। और उसमें जो पोर्शन इस साल में 2020 में फॉल कर रहा है उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के एतबार से होगी कि अप टू टैक्स ईयर 19 कितने % वो कंप्लीट हो चुका है, और उस उतना पोर्शन टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऑनवर्ड जो बाकी होगा वो 3 इयर्स पे डिवाइड होकर 3 इयर्स में उसकी लाइबिलिटी पेएबल होगी। और टैक्स लाइबिलिटी जो 2020 की होगी वो रिटर्न के साथ पे होगी, और ये जो टैक्स कैलकुलेशन होगी ये फाइनल टैक्स होगी फॉर द बिल्डर और डेवलपर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। दूसरे नंबर पर इसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्रोजेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एफबीआर के साथ हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना होगा। हर बिल्डर या डेवलपर जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो वो उसको एफबीआर की वेबसाइट पे उसको रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन थ्रू अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगी जो ऑलरेडी एफबीआर इशू करेगा, उसके मुताबिक ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। और अगर एक डेवलपर
जो है वो बिल्डर भी है, दोनों कैपेसिटीज में काम करना चाह रहा है, दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको सेपरेट फॉर्म फाइल करने होंगे एज ए डेवलपर एंड एज ए बिल्डर। और इसके साथ उसको एक इररिवोकेबल ऑप्शन भी सबमिट करना होगा एफबीआर के साथ कि उसकी टैक्सेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस की जाए, जिसको वो रिवोक नहीं कर सकता, जिसको वो रिवर्स नहीं कर सकता। और इसके साथ वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो उसकी है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली पे करेगा अलॉन्ग विद एविडेंस ऑफ ड्यू टैक्स पेमेंट, कि जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसकी पेमेंट भी हो गई है, ये चीज़ भी वो साथ ऐड करके एविडेंस के साथ इसको अपनी रिटर्न फाइल करेगा और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा। इसके अलावा हर बिल्डर और डेवलपर को जो है एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगी हर प्रोजेक्ट के लिए। वो सर्टिफिकेशन इशू कौन कर रहा होगा, वो या अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, या मैप अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, या नेस्पाक होगा। और उस सर्टिफिकेट में क्या चीजें मेंशन होंगी, उसमें टोटल एरिया मेंशन होगा स्क्वायर यार्ड्स में ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल लैंड एरिया। फिर उसमें कवर्ड एरिया कितना है वो स्क्वायर फीट में उसमें मेंशन होगा। सेलेबल एरिया उसमें क्या है वो स्क्वायर फीट में मेंशन होगा। और चौथी चीज टाइप क्या है, कि प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग या डेवलपमेंट हो रही है क्या वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या इंडस्ट्रियल है। ये चीज, इस चीज का सर्टिफिकेट हर बिल्डर और डेवलपर के लिए लेना जरूरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडवांस टैक्स भी पे करना होगा। इसके लिए बिल्कुल सिंपल इसका एक प्रोसेस है कि जो भी टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर बनती है, जैसे भी हमने एक एग्जांपल कंसिडर की थी, इसमें 2 लाख रुपए एक साल में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई। तो अगर हम उसी सिनेरियो को लेकर चलें तो उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 1/4 ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी पे करना होगा एज एडवांस टैक्स। तो अगर हम 2 लाख को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये टैक्स एज एडवांस टैक्स ये पे हो रहा होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और जो ऐड की गई है 11 स्केड्यूल में, वो एक जो लिमिट आप कह लें, या एक उसमें सेट की है लॉ ने, कि कोई भी जो बिल्डर और डेवलपर है वो जो अपने प्रॉफिट्स या गेन्स ड्राइव करेगा थ्रू बिल्डिंग एंड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स ऑफ द टैक्स पेड, कि वो 10 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता ऑफ द अमाउंट जो उसने टैक्स पे किया, कि जो टैक्स पे कर रहा है उससे 10 गुना तक वो अपना रेवेन्यू और इनकम अपनी शो कर सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये उन्हीं रेट्स के मुताबिक एक वर्किंग एक एग्जांपल हमने वर्कआउट की है, कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है लाहौर के एरिया में जो 300 स्क्वायर फीट की है, तो उसका जो रेट है टैक्स का उस पर वो 125 पर स्क्वायर फीट है, जिसके मुताबिक ये लाइबिलिटी बनती है टैक्स लाइबिलिटी 3,75,000। तो इसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट या गेन वो डिक्लेयर कर सकता है, या जिसको वो जो उसको अलाउड है, वो 10 टाइम्स ऑफ दिस है, कि इस टैक्स की अमाउंट 3,75,000 है तो इसका 10 गुना 37,50,000 तक वो अपना अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट या अपना गेन डिक्लेयर कर सकता है अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है कुछ एग्जाम्पशंस जो ऑलरेडी भी डिक्लेयर हुई थी, लेकिन उसका कंटेंट अभी डिटेल में आया, कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं वो किसी भी पेमेंट, जो फॉलोइंग पेमेंट्स हैं, इन पेमेंट्स पे टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग मटीरियल। किसी भी तरह के बिल्डिंग मटीरियल की परचेज पे वो कोई विद होल्डिंग टैक्स पे नहीं करेंगे, एक्सेप्ट स्टील एंड सीमेंट। स्टील और सीमेंट अगर वो परचेज करते हैं तो उस पर वो पे जरूर करेंगे। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज जो वो ले रहे हैं, जिसमें प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, शटरिंग और अदर सर्विसेज हैं, उस पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जस्ट इन केस कि अगर वो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज, तो फिर टैक्स विद हेल्ड होगा। अदरवाइज इन सर्विसेज पे भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और इसके साथ अगर वो कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। फाइनली इसमें एक रिस्ट्रिक्शन जो ऐड की गई है थ्रू दीज रूल्स 11 स्केड्यूल, कि जो एग्जेम्पशन जब एक बिल्डर और एक डेवलपर क्लेम कर रहा होगा रिगार्डिंग सेक्शन 111 कि उसकी जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है और उसके एसेट्स जो है उसके बारे में पूछा ना जाए, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होना ज़रूरी होंगी। अदरवाइज
वो एग्जम्पशन वैलिड नहीं रहेगी और उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ऑनरशिप चेंज नहीं होगी फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, कि जब एक प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गया तो उसकी ऑनरशिप में फिर बाद में चेंज नहीं आएगा। उसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि अगर 50% ऑफ कॉस्ट उस पर इनकर हो चुकी है और इस फैक्ट को भी QCR रेटेड CA फर्म सर्टिफाई करेगी तो फिर ऑनरशिप चेंज का ऑप्शन वो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनरशिप चेंज नहीं हो सकती फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। सेकेंडली, अगर किसी भी पार्टनर का या शेयर होल्डर का इंतकाल हो जाता है तो उसके लीगल हायर्स को जो सक्सेशन मिलती है उसकी वो अलाउड है, और कोई भी एडिशनल पार्टनर ऐड किया जा सकता है दिसंबर 31, 2020 के बाद, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 100D। तो 100D सेक्शन में जो एग्जाम्पशंस हैं वो अवेल नहीं कर सकेगा कोई भी पार्टनर जो ऐड होगा या शेयर होल्डर आफ्टर दिसंबर 31, 2020 जिसको ऐड किया जाएगा। फाइनली ये एक स्केड्यूल है जिसमें सारे रेट्स दिए गए हैं। 3 किस्म कॉलम्स में इसको डिवाइड किया गया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए रेट्स अलग हैं, बाकी कुछ शहरों के लिए रेट्स अलग हैं, और जो इन दोनों में कवर नहीं हो रहे उनके लिए एक थर्ड कॉलम ऐड किया गया। और इसमें जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। टैक्स ऑन बिल्डर्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स वो पर स्क्वायर फीट रेट दिए हुए हैं। टैक्स ऑन बिल्डर्स हैं फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो पर स्क्वायर फीट रेट्स मैंशनड है। इसी तरीके से डेवलपर्स के लिए एंटायर प्रोजेक्ट के रेट सेपरेट हैं तीनों कैटेगरीज में, और उनके लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट है उसके रेट्स डिफरेंट हैं फॉर ऑल 3 कैटेगरीज। तो ये कंप्लीट टैक्स रेट्स भी गिवन है। ये फिक्स रेट्स होंगे और इन्हीं के एतबार से कैलकुलेशन करके टोटल लायबिलिटी सेट ऑफ होगी। ये थी टोटल अपडेट्स रिगार्डिंग दिस। तो इसके बारे में कुछ भी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, या अगर आप एज ए बिल्डर और एज ए डेवलपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अपनी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या इस प्रोसेस के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और कांटेक्ट करें ताकि हम आपको फर्दर इसके बारे में गाइड कर सकें। थैंक यू।